यूपी में जल्द स्कूल खुल सकते हैं। यूपी हुकूमत 6ठी जमात से 12वीं जमात तक स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। सीएम योगी ने सभी अफसरों को 10 दिन का वक्त दिया है, जिसमें अफसरों को स्कूल के हालात का जायजा लेने की हिदायत दी गई है। साथ ही स्कूल में कोरोना गाइडलाइन के मुकम्मल निफाज का भी हुक्म दिया गया है। यूपी के 560 इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस पर योगी हुकूमत का शिकंजा कसता जा रहा है। इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में संगीन किस्म की माली बदनवानी और असातिज़ा के इस्तेसाल की शिकायत मौसूल होने के बाद योगी हुकूमत इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मंसूबा बना चुकी है। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से तमाम इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस से जवाब तलब कर लिया गया है। पेश है खास रिपोर्ट। योगी हुकूमत की तरफ से जारी करदा इस सर्कुलर ने रियासत के 500 से जायद इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। दरअसल दीनी मदारिस में पाई जाने वाली संगीन किस्म की माली बदनवानियों की शिकायत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से की गई थी। वज़ीर आज़म को लिखे खत में दीनी मदारिस पर मोटी रकम लेकर तकर्री करने और मैनेजमेंट की तरफ से अपने ही रिश्तेदारों को मुलाजमत देने का इल्जाम लगाया गया। योगी हुकूमत की तरफ से जारी करदा सर्कुलर में तमाम इमदाद याफ्ता मदारिस से जवाब तलब कर लिया गया है। पूरे प्रदेश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित है वो पत्र। उसमें यह कहा गया है कि सभी मदरसों द्वारा सगे संबंधियों की नियुक्ति की जाती है, धनराशि लेकर के उनकी नियुक्ति की जाती है तथा टीचर्स का प्रतिमाह शोषण किया जाता है, परंतु उसमें किसी स्पेसिफिक मदरसे का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त शिकायत में यह भी मांग की गई है कि कोई ऐसा नियम बनाया जाए ताकि मदरसों में नियुक्ति की प्रक्रिया और पारदर्शी हो सके। इस संबंध में चूंकि शासन स्तर से और रजिस्ट्रार महोदय के स्तर से निर्णय किया जाना है, इसकी सूचना उन लोगों को भी प्रेषित किया जा चुका है। हुकूमत की तरफ से सर्कुलर मौसूल होने के बाद दीनी मदारिस में सख्त बेचैनी पैदा हो गई है। बेशतर दीनी मदारिस इस सर्कुलर से बेहद नाराज हैं। दीनी मदारिस के जिम्मेदारान का मौक़िफ़ है कि मदारिस में माली बदनवानियों से इनकार नहीं किया जा सकता, ताहम हुकूमत की तरफ से रियासत के तमाम दीनी मदारिस को शक के घेरे में लाना दीनी मदारिस और असातिज़ा की सख्त तौहीन है। किसी जिम्मेदार को ये पता है कि इदारों में खराबी है तो बराह रास्त उससे सवाल जवाब किया जाए तो बेहतर होगा। चाहिए कि हर एक से आप पूछे कि तुम भी चोर हो, तुम भी चोर हो, तुम भी चोर हो, तो ये मेरा मानना ये है कि ये हमारे मदारिस के उलमा, हमारे मदारिस के बुजुर्गान की शान में तौहीन है, जसारत है कि हम आपसे कहें कि आप बदगुमानी कर रहे हैं। अगर हमको पता है कि हमने किया तो आप बराह रास्त हमसे पूछिए। भाई कोई ना कोई बहाना तो उनको चाहिए ना। तो जिस तरह से आसाम में हुआ है, यही सारी चीजें इसका पेशखैमा बनी थी और बाद में उसी को जवाब बना दिया गया। तो इम्कान में है कि वही सारी सूरत जो है वो यहाँ एक मरतबा में तो नहीं, लेकिन इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें शिकायत के तौर पे कि फला की शिकायत है, उस तरह से तो इसी को बहाना बना के कोई दूसरा फैसला हो सकता है कि सरकार लेने के मूड में हो। हुकूमत ने इन तमाम असातिज़ा से हलफनामा भी तलब कर लिया है जो दीनी मदारिस में अपने तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हलफनामे में टीचरों को इस बात की तस्दीक करनी होगी कि इदारे की जानिब से इसको पूरी तनख्वाह मिल रही है और ये कि इसके साथ किसी तरह का इस्तेहसाल नहीं किया जा रहा है। योगी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि जांच के बाद जिन मदारिस में बदनवानी की शिकायत दुरुस्त पाई गई उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। स्कूली तालीम के साथ दीनी तालीम और तरबियत की भी अपनी खास अहमियत है। मुस्लिम माशरे के बच्चों के लिए उर्दू और अरबी के साथ मजहबी मालूमात की अहमियत की और ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए मेरठ में तिवारी कैंपस वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी सोसाइटी के बच्चों के लिए खुसूसी क्लासेस की शुरुआत की है। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन में स्कूलों के बंद होने के बाद से उर्दू अरबी के साथ दीनी तालीम में भी बच्चों का रुझान पैदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी तक ये दायरा घरों तक ही महदूद था। कैंपस में सोसाइटी के जिम्मेदारान ने आपसी ताउन से अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कैंपस में मौजूद मस्जिद में ही उर्दू अरबी की तालीम के साथ मजहबी मालूमात और तरबियत के दर्स की शुरुआत कर दी है। मरकज़ इल्म अदब के नाम से एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें बच्चों की तालीम और उनकी तरबियत और उनको यह हकीकत में जिस तरह के जो हालात पैदा हो रहे हैं बच्चों के साथ, बहुत सी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिसमें जैसे
आप इंटरनेट पे वो मुस्तकिल तौर पे जो है वो वक्त गुजारते हैं, या और दूसरी ऐसी खुराफात है, उनको ख़त्म करने के लिए उन बच्चों की तरबियत हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक ज़िम्मेदार नागरिक की हैसियत से इस मुल्क में वो खड़े हों और माशरे में अच्छा पैगाम जाए, और माशरे की जो बुराइयाँ हैं बड़े होकर ये भी उसको ख़त्म करें। बच्चों को उर्दू अरबी की तालीम के साथ मजहबी मालूमात और नमाज के तौर तरीक़ों की भी तरबियत दी जा रही है। मरकज़ में मस्जिद के इमाम और आलमा तलबा और तालिबात के लिए इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि 100% तरीक़े से हमारे माशरे में दीन आए और हमारे बच्चे जो हैं इस्लामी तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने वाले बने, और जो ख़राब बातें हैं वो हमारे माशरे से निकलें। और ये काविश है कि सिर्फ ये मरकज़ियत, मरकज़ इल्म अदब के नाम से जो यहाँ हमने शुरुआत की है, काश ये पूरी मेरठ में फैले और मेरठ के बाद फिर आगे भी जाए, ताकि पूरी उम्मत मुस्लिमा को इसका इस्तिफ़ादा और फैज़ हो। अपनी तहज़ीब का बच्चों को तभी पता चलेगा जब आप उर्दू जानेंगे। उर्दू के ज़रिए अपने इस्लाम और अपनी तहज़ीब जो हमें अल्लाह ने बताया है रास्ता, उसके अहकामों को पूरा करना है, उसके तरीक़े पर चलना है। अरबी उसकी और उसका तर्जुमा साथ में याद कराते हैं, और नमाज का तरीक़ा जो औरतों को हम अलग सिखाते हैं, अलग एक जगह बनाई है, और जो बॉयज़ हैं उनको अलग पढ़ाया जाता है। गुज़िश्ता कुछ वक्त से रोज़ाना इस 1 घंटे की क्लास से बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। हमने यहाँ पर इस्लामी मालूमात और जो नमाज के तरीके, वज़ू के फ़राइज़ और उस गुस्ल के फ़राइज़ वो सीखे हमने, और हमने सीखे कि नमाज के अदब, नमाज कैसे पढ़ते हैं उसके अदब सीखे हमने। हदीस अदीनुल युस्रुन, दीन आसान है, मिफ्ताहुन जन्नतिस सलाह, जन्नत की कुंजी नमाज है, मन गश्शा फलैसा मिन्ना। बहुत अच्छा लगता है, मुझे पढ़ने में भी बहुत मज़ा आते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है, और हमारे दीन की मालूमात होना ज़रूरी है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है पढ़ना तो, और उर्दू पढ़ रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। असली तालीम के साथ दीनी तालीम और तरबियत की अहमियत को पेश नज़र रखते हुए की जा रही इस तरह की कोशिशें महज़्ज़ब मुआशरे की तामीर के साथ उर्दू ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा कर सकती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। जमीयत उलमा ने मुतालबा किया है कि गुज़िश्ता हिद की तरह मौजूदा हालात में भी वक्फ बोर्ड में जमीयत की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। वक्फ इमराक को खुर्दबुर्द से बचाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे अशखास की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए जो शरीयत और औक़ाफ़ का मुकम्मल इल्म रखते हों। महज सियासी शख्सियात को जिम्मेदारियाँ सौंपने से न ज़रूरतमंदों के मसाइल हल हो सकते हैं और न इमलाक को वक्फ करने का मकसद पूरा हो सकता है। के भी आदमी होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी मुस्लिम हम लोग जैसे भी हैं, तो हमारा अपना ख्याल ज़ाती तौर पर तो ये है कि वहाँ उसके बदले में कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। जितने वफ़ के मुलाजिम हैं यहाँ पर जो मेरे नॉलेज में हैं वो करोड़पति हो चुके हैं बेच के, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो। सवाल ये कि वक्फ की चीज़ उसकी एक कमेटी पहले बनती थी, कमेटी में हर चीज़ का हिसाब पेश होता था, तो उनको गवर्नमेंट पावर तो दे। अभी एक अपना आदमी बैठा दिया, चाहे जो काम करावें उससे। जमीयत का पहले एक मेंबर रहता था इसमें बाकायदा। पर्सनल लॉ बोर्ड का और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का तो अपना अलग मौक़िफ़ है, और जो उनका मौक़िफ़ है वो उनके अपने उसूल के हिसाब से है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सियासी लोग जिस तरह से ऐलान कर रहे हैं मस्जिद के बारे में, हमें लगता है कि उलमा इकराम पे छोड़ दें और उलमा इकराम से मिल करके एक बार मशवरा लिया जाए या उनके फतवे का इंतज़ार करें, ना कि सियासी लोग इस तरह के ऐलानात करें जिससे हैजानी कैफियत पैदा होगी। जमीयत या जमीयत के बराबर की जो हिंदुस्तान में तंजीमें हैं उसमें से वो लोग जो हमदर्दान वक्फ हैं, जिनको वक्फ से हमदर्दी है, जिनको इमलाक से हमदर्दी है, जिनको मुसलमानों की इमलाक से और मुल्क से हमदर्दी, ऐसे लोगों को रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कानपुर में आम बजट के खिलाफ समाज पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज किया, लेकिन इस एहतजाज में रिक्शे वालों का इस्तेसाल हुआ है। रिक्शे वालों को पकड़कर रिक्शा रैली को निकाली गई, ताहम रिक्शे वालों को पूरा पैसा नहीं दिया गया। इस तरह गरीब रिक्शे वाले परेशान नजर आए। रिक्शा क्या कहें, पैसा देंगे, अभी पैसे तक नहीं मिला। कितनी देर खड़े रहे? 2 घंटा हो गए, 2-2.5 घंटा। अब तक तुम कितना पैसा कमा लेते? अरे 200-300-400 रुपया कमाए लेते हम। कौन लोग थे ये लोग जिन्होंने रिक्शा बंद करो कहना? अब ये इसी रैली के कोई लोग थे, और
सपा वाले नेता हैं? अब ये हम पढ़े लिखे अभी नहीं तुम्हें सर। पैसा मिला कि नहीं मिला? पैसा हमको तो नहीं मिला। हाँ हो गया 1.5 घंटा। 1.5 घंटे से सफाई में तुम्हारा रिक्शा ले लिया है? हाँ लिया। जबरन ले लिया? ना जबरन नहीं। हाँ। भाई 100 रुपया दिया, 100 रुपया किराया। 100 रुपए दिए? हाँ 100। अच्छा 1.5 घंटे से खड़े हो 100 रुपए दिए, अब रिक्शे का किराया कैसे दोगे? किराया देंगे। अब मेरा तो 200 रुपया काम है। नहीं पैसे मिले कि नहीं? हाँ पैसे तो मिला। देर में कितना पैसा कमा लेते हैं? 200 रुपया कमा लेते हैं। 200 तो मतलब तुम्हारा नुकसान हो गया। कानपुर में सूफी इस्लामिक बोर्ड के कौमी सदर और तंजीम के इंचार्ज सूफी मोहम्मद कौसर हसन को जान से मारने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि सूफी मोहम्मद कौसर गुज़िश्ता कई महीने से PFI पर पाबंदी लगाने की मुहिम चला रहे थे, जिसकी वजह से उनको धमकी भरा खत भेजा गया है। सूफी मोहम्मद कौसर का कहना है कि खत PFI की तरफ से भेजा गया है, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। सूफी मोहम्मद कौसर ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में लग गई है। साथ ही सूफी मोहम्मद कौसर के घर के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। पास आई है बाई पोस्ट, उस चिट्ठी में PFI की किसी कमाल खान ने लिखा हुआ है, लंबा मैटर तो बड़ा लंबा है, उसमें लिखा हुआ गद्दार कौम कौसर मजीदी, तू और तेरा सूफी इस्लामिक बोर्ड अपनी कारकर्दगी तब्दील नहीं कर रहा है, यानी अपनी गतिविधियां नहीं बदल रहा है, और तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि PFI हिंदुस्तान के मजलूम मुसलमानों की बात करती है। पूर्ण रूप से उन्होंने ये कहा है कि अगर अपनी ये बातें हरकतें मतलब PFI का विरोध करना बंद नहीं करोगे और जो किया है इस पर तौबा कर लो, और नहीं तो जो काम हाल गद्दारों का होता है, यानी सर तन से जुदा कर दिया जाता है, वही तुम्हारा और तुम्हारे मंसूर खान और मीर वसीम अशरफ साहब। पूर्व में थाना जोही पर मुकदमा अपराध संख्या 13/20 दर्ज किया गया था, जिसमें सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संगठन प्रभारी के द्वारा FIR कराई गई थी। उनको कुछ सोशल मीडिया के थ्रू दरगाह शरीफ के चिश्ती के द्वारा कुछ कमेंट किए गए थे। इसी क्रम में आज उनको एक उर्दू में एक लेटर प्राप्त हुआ, जिसका हमने अनुवाद कराया है। उसमें देखा कि उनको कुछ धमकी भरा लेटर भेजा गया है अज्ञात व्यक्ति के द्वारा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। टीन ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है। पर हो गया बिहार की खबरों का, नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 60 साल उम्र तक नौकरी करेंगे कॉन्ट्रैक्ट पर बाहर मुलाजमीन। काबीना की मीटिंग में बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी में मिलेगा वेटेज। एक बार फिर आपस में भिड़े कांग्रेस लीडर, बक्सर में रुकन असेंबली
मुन्ना तिवारी और नौजवान लीडर पंकज उपाध्याय के बीच तनाजा। सियासी हलचल के बीच आरजेडी के 3 अरकान असेंबली ने की तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात। डिप्टी सीएम ने कहा पकती रहनी चाहिए सियासी खिचड़ी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार एटीएस की बड़ी कार्रवाई। गया के एक होटल से 6 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। गैर मुल्की करेंसी और जाली नोटों से जुड़ा है तार। बिहार काबीना ने बड़ा फैसला लिया है। अब कॉन्ट्रैक्ट में बहाल हुए मुलाजमीन 60 साल की उम्र तक नौकरी करेंगे, जिससे सरकारी नौकरी में भी उन्हें वेटेज मिलेगा। मैंने ये बताया कि जब आप नियमित कर्मी हैं और आप 60 वर्ष की उम्र पे आप सेवानिवृत्त कर जाते हैं तो उसके बाद भी कई लोगों की सेवाएं राज्य सरकार में ली जा रही हैं। नहीं तो 60 साल तक है ही उसको, इसलिए एक मिनट देख लीजिए पांडे, हुआ तो मैं बता दूंगा। सियासी हलचल के बीच आरजेडी के 3 एमएलए ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की है। साबिक वजीर चंद्रशेखर राम विश्वंत सिंह और विभा देवी ने नायब वज़ीर-ए-आला से मुलाकात की है। हालांकि अरकान असेंबली का कहना है कि इलाके की तरक्की के लिए उन्होंने तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की है। डिप्टी सीएम ने यह भी एतराफ किया है कि आरजेडी के मेंबरान असेंबली की मुलाकात सियासी नहीं थी, लेकिन उन्होंने आरजेडी में इंतशार से भी इनकार नहीं किया। बिहार में काबीना की तौसी का खाका तकरीबन तैयार हो गया है। काबीना में बीजेपी के कोटे में शामिल होने वाले कुछ नामों पर तबादले ख्याल किया गया है। सियासी गलियारों में होने वाली गुफ्तगू के मुताबिक अब सिर्फ रस्मी पेशरफ्त बाकी है। लगातार बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए दिल्ली में बैठक पे बैठक, कभी प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक होती है, कभी अमित शाह जी के साथ बैठक होती है, कभी जेपी नड्डा साहब के साथ बैठक होती है, कभी भूपेंद्र यादव के साथ बैठक होती है, लेकिन निदान नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को निपटना चाहती है। मुझे ऐसा भी लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को निपट न दे। हमारा दावा है कि बिहार में जिस दिन होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, उसी दिन गिरेगी बिहार की सरकार। कहीं न कहीं कुछ खटपट है जेडीयू बीजेपी के अंदर। बिहार सरकार में शामिल सभी दलों के बीच में घमासान है, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। ये संवैधानिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संवैधानिक दायित्व है, तो स्वाभाविक रूप से जो भी घटक दल हैं वह समन्वय के आधार पर और करार है, दरार नहीं है। जिन लोगों को ये कयास लग रहा है वो राजनीति में औंधे मुंह गिरेंगे। इन लोग भाई 7 निश्चय पार्ट 2 पर काम शुरू हो गया ना, वही कहीं बाधित है, काम शुरू हो गया, तो अब ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जो उचित समय होगा उस समय पर होगा। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से समय पर निर्णय कर लेगा। बिहार के विकास के प्रति हम लोग पूरी तरह से जवाबदेह हैं और हम लोग उसके काम में लगे हैं, चाहे वो बिहार को विकास की गति पे आगे बढ़ाने का हो, हर गरीब के घर तक रोशनी पहुंचाने का हो। हम लोग का प्रयास होता है और सेवा और समर्पण भाव से भारतीय जनता पार्टी शुरू से काम करती रही है और हमारे सरकार में भी हमारा वही। कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर कुछ किया नहीं इन लोगों ने, क्या लगता है? अब देखिए, ये तो सरकार का मतलब है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन बिहार का जो है काम रुका हुआ है और आप देखिएगा कि कई महीने हो गए अब तक जो है कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हुआ। अब ये तो निर्णय उन लोगों को लेना है जो लोग चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं। हमारे पार्टी के लोग श्याम रजक जी और अब्दुल बारी सिद्दीकी, पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, लोग गए हुए हैं वहाँ और वहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक बार वो लोग आएंगे, समीक्षा करके फिर मानव श्रृंखला किसके लिए बना रहे हैं? जनता का कोई समर्थन नहीं मिलने वाला है। 26 तारीख को जो लाल किला पर हमला हुआ, देश के अंदर देश के लोग, देश का नाज, देश का ताज, लाल किला, राष्ट्रीय झंडा का अपमान हुआ और किसी खास पार्टी और ख़ास समर्थकों का जो रवैया था, निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है
और देश की जनता इसे कभी न बर्दाश्त करेगी न माफ करेगी। सियासी हलचल के बीच आरजेडी के 3 एमएलए ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की है। मेरे मुलाकात का आधार ये है कि मैं जिस क्षेत्र का हूँ, मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र का, मधेपुरा सदर, ये नगर पालिका है और नगर पालिका है तो उसके विकास की चिंता हमें है और उसके संपूर्ण विकास का खाका लेकर के मैं आया था। तारकिशोर बाबू अच्छे आदमी हैं, जेंटलमैन हैं, व्यवहार कुशल लोग हैं, लंबे समय से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के पार्ट रहे हैं और मैं भी तीसरी बार आया हूं, मेरे पड़ोसी रहे हैं, तो व्यक्तिगत मुलाकात भी था। राजनीतिक कुछ नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीति की बात तो सोचनी ही व्यर्थ। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लगातार जिस तरह से उठापटक दिख रहा है आपके पार्टी के कई लोग बीजेपी में चले गए पिछले दिनों, भूपेंद्र यादव लगातार दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में तो सवाल लाजमी है और आज आप पहुंचे। नहीं, मैंने ये कहा कि कौन आना कौन जाना, एक भी विधायक के टूटने की खबर या अंदेशा राष्ट्रीय जनता दल का उस दिन में सपना देखने वाला। क्षेत्र की समस्याओं पर वो आज हमसे मिले, बस इतना ही बात है। कोई राजनीतिक बातें भी हुई है सर, क्योंकि तीन आरजेडी के विधायक आए हैं, दूसरे दलों के विधायक समाज भी खत्म हो गया है। नहीं, सब अभी अपने अपने काम से ही आए थे, कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं, आज नहीं पड़ती। ऐसे बीजेपी दायरा अपना बढ़ाना, उम्मीद है कि लोग आना चाहेंगे। हाँ, निश्चित रूप से अगर हमारे कोई अन्य दल के भी माननीय सदस्य सर इधर भी भारतीय जनता पार्टी की नीति में विश्वास करके आना चाहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनका स्वागत होगा, क्यों नहीं आएंगे। सर राजनीतिक पक रही है ना, आज नहीं पक रही है, लेकिन पक रही है, चढ़ गई है। भूपेंद्र यादव भी इशारा किए थे, बदमाश भी खत्म हो गया है, तो पूरा पकने भी तो दीजिए ना। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह कत्ल केस का जल्द नया इंकिशाफ हो सकता है। पुलिस अफसरान खुलकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि ये मामला 3 से 4 दिन में सामने आ जाएगा। जराये के मुताबिक कत्ल की वजह मालूम हो गई है। 12 जनवरी को पटना के चर्चित इंडिगो स्टेशन हेड रुपेश हत्याकांड में पटना पुलिस अब सही जांच की दिशा में अग्रसर हो गई है। शायद यह पहला मौका है जब पटना पुलिस की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हम इस वक्त रुपेश के अपार्टमेंट के ठीक सामने खड़े हैं और यही वह अपार्टमेंट है जहां पिछले 12 जनवरी को रुपेश एयरपोर्ट से अपनी कार से घर आए थे और ठीक उनके गेट के सामने ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जो जानकारी मिल पा रही है, पटना पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को करीब करीब सुलझा लिया है और पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंच गई है कि रुपेश की हत्या किन कारणों से की गई थी, रुपेश की हत्या करने वाले कौन थे और उन्होंने किन शूटर्स को हायर किया था। सूत्रों पर यकीन करें तो इस हत्याकांड में पुलिस ने कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी कर ली हैं और उनसे पुलिस ने बहुत कुछ उगलवा भी लिया है। अब पुलिस अधिकारियों से जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि इस हत्याकांड में पटना पुलिस को सफलता मिलनी अब तय हो गई है। हालांकि पहले कई तरह की बातें सामने आई थी कि अलग अलग एजेंसियां अलग अलग एंगल पर जांच कर रही हैं, लेकिन अब पटना पुलिस जिस थ्योरी पर काम कर रही है, वैसे में अब यह यकीन हो चला है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में निश्चित तौर पर पटना पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अधिकारी ऑन रिकॉर्ड कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। इसकी वजह भी है कि अब तक पुलिस अधिकारियों ने जिन वजहों को लेकर बयान दिए हैं आधिकारिक तौर पर, उसको लेकर पटना पुलिस की फजीहत हो चुकी है। लिहाजा अब पुलिस इस पूरे हत्याकांड का एक साथ उद्भेदन कर देना चाहती है। जो शूटर्स हैं और जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं, उनको भी पुलिस अब सामने लाने को तत्पर हो गई है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस हत्याकांड को लेकर पटना पुलिस की किरकिरी हुई थी, उसका खुलासा आने वाले 3 से 4 दिनों में निश्चित तौर पर हो जाएगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। डिस्ट्रिक्ट जमुई में ऐसे बहुत से सरकारी स्कूल हैं जहां बाउंड्री वॉल तक नहीं है। लोगों ने बहुत सारे स्कूलों की जमीनों पर इमारतें बना रखी है। ऐसा ही एक स्कूल समाज दुश्मन अनासर का गढ़ बन चुका है। लोग स्कूल के अहाते में भी मंशियात का इस्तेमाल करते हुए देखे जाते हैं। हालत यह है कि स्कूल के हेडमास्टर भी दहशत में है। न्यूज़ 18 ने इसका जायजा लिया। शिक्षा विभाग की चिंता है कि उनके सरकारी स्कूलों की ज़मीन पर अतिक्रमण हो रहा है, लोग कब्जे कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही भी हो रही है। शहर का ये स्कूल है और रिहायशी इलाका में है जिसको पीडी मिडिल स्कूल बोला जाता है, लेकिन देख सकते हैं कि इस स्कूल की बाउंड्री नहीं है और बाउंड्री नहीं होने से स्कूल की ज़मीन
पर अतिक्रमण होना शुरू हो गया है। जैसा कि स्कूल के अगर अगले पीछे वाले हिस्से पे दिखाएंगे तो देख सकते हैं कि एक महिला जा रही है और वो महिला इस रास्ते, जो रास्ता बना दिया गया है, मतलब स्कूल की बाउंड्री नहीं हुई तो ये रास्ते बना दिए गए। कैंप पर बाउंड्री नहीं होने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी होता है। जैसा कि नीचे है, ये शराब की जो खाली शीशी है वो दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो फिर एक और यहाँ पर भी एक बोतल है जो खाली बोतल है, ये इसको भी हम दिखाना चाहेंगे। अगर फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हालात कुछ ऐसा है कि जो नशीली दवाइयाँ हैं वो भी यहाँ पर है, और एक की संख्या में नहीं है, कई की संख्या में है। और अगर देखा जाए तो स्कूल का जो अंदर का बिल्डिंग है, जहाँ पर भवन है, वहाँ के भी हालात यही है। यहाँ पर स्कूल अभी जैसे कि कोरोना काल में बच्चों का आना बंद है, लेकिन हम लोग टीचर लोग स्कूल में रहते हैं, फिर भी असामाजिक तत्व जो है आके कभी ताला तोड़ता है, कभी इधर करता है, शराब पीता है, मैंने अड्डा बनाए रहता है। कहने के बाद भी जो है सो मैंने वो लोग। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।